वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो हमारे जो चैप्टर चल रही है वो है 12th केमिस्ट्री चैप्टर 9 उप सहसंयोजन यौगिक, है ना। तो इसमें से हम लोग एक पार्ट क्लियर कर चुके हैं। उसका जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसका जो लिंक है वो, है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं उप सहसंयोजन यौगिक से संबंधित कुछ परिभाषाओं में, है ना। तो यहाँ पर परिभाषाओं को समझने के लिए आपको पहला पार्ट भी देखना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया कि किसको क्या बोलते हैं। ये जो उप सहसंयोजन यौगिक है उसके जो पार्ट्स है उसमें सब पार्ट के बारे में मैंने बता रखी है। जैसे कि देखिए, एक बार और इसमें बताता हूँ कि जैसे कि ये जो आयरन है यहाँ पर साइनेट है, और यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है, और ये पूरा पूरा एरिया, इस सबको क्या क्या बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो पहली बात ये कि इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रीय धातु आयन। इस वाले को बोलते हैं हम लोग केंद्रीय धातु आयन। इसको हम लोग बोल देते हैं लिगेंड, है ना। ये आपका उप सहसंयोजन संख्या, है ना। हालांकि उप सहसंयोजन संख्या अपना आयरन के आधार पर बनता है ना। आयरन का हम लोग लिखते हैं उपसर्जन संख्या, ठीक है। अब इसी को मान लिया हम लोग कैसे बनाएंगे, आयरन करके, है ना। यहाँ पर साइनेट 6 साइनेट है तो 6 साइनेट को जोड़ेंगे, तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो कहलाएगा आपका उपसहसंयोजन आबंध, ये जो बॉन्ड है वो, ठीक है। और पूरा पूरा इसको हम लोग बोल देंगे आपका समन्वय क्षेत्र। पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग, समन्वय क्षेत्र। ये सब की जानकारी मैंने पहले वीडियो में दे रखी है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग परिभाषा में चलते हैं, सबका लाइन से एक एक परिभाषा लेते जाएंगे। तो सबसे पहले आता है केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन मतलब ये जो आयरन के बारे में बात करना। अब ऐसा नहीं कि आयरन को ही केंद्रीय धातु आयन कहते हैं ना, यहाँ पर जो भी तत्व रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका केंद्रीय धातु आयन कहलाएगा, है ना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं सेंट्रल मेटल के बारे में। सेंट्रल मेटल क्या है, तो संकुल आयन या यौगिक में, है ना, ये पूरा संकुल आयन है, ठीक है। तो संकुल आयन या यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन जो लिगैंड के साथ, है ना। लिगैंड कौन है भाई, यहाँ पर कोष्टक में क्या लिख देना आप लोग, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है कौन, लिगैंड, ठीक है। अभी लिगैंड के बारे में भी परिभाषित करें, लिगैंड को भी परिभाषित करेंगे हम लोग, है ना। तो पहले इसको परिभाषित कर रहे हैं कि संकुल आयन या यौगिक में, ये जो पूरा संकुल आयन है उसमें या यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन, परमाणु भी हो सकता है आयन भी हो सकता है, ओके, वह परमाणु या आयन जो लिगैंड के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है, जो लिगैंड के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है, ठीक है। या बोल सकते हैं उपसहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ता है, ठीक है, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, ये आयरन बना दिया मैंने, और आयरन से ये यहाँ पर मैं बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर CN, ये CN और ये CN। तो ये जो CN लिख रहा हूँ ये आपका लिगेंड है, क्या है, लिगेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो बीच का किसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रीय धातु आयन बोलते हैं ना, ठीक है। ये लिगेंड है, तो इस लिगेंड के साथ ना ये केंद्रीय धातु आयन है वो ऐसे उपसहसंयोजन बॉन्ड के माध्यम से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म भी लेता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कर लेंगे कि संकुल आयन या यौगिक में उपस्थित वह परमाणु आयन जो लिगैंड के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा बनता है, केंद्रीय धातु आयन कहलाते हैं, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना है डिटेल करने के लिए कि इनके पास जो केंद्रीय धातु आयन है उसके पास, ठीक है, इनके पास किससे, लिगैंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। आप तो जानते हो कि लिगैंड कौन है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है किसको, केंद्रीय धातु आयन को। तो इसके पास लिगैंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को रखने के लिए उपयुक्त संख्या में रिक्त कक्षक होते हैं। मतलब जो ये जो लिगैंड है इसको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है ना, उसके लिए क्या होता है, रिक्त कक्षक होते हैं, ठीक है। ये कहलाएगा आपका केंद्रीय धातु आयन, ओके, ये केंद्रीय धातु आयन। अब बात करते हैं हम लोग लिगैंड की, है ना। तो लिगैंड क्या है, तो लिगैंड के बारे में बात करते हैं, संलग्नी बोलते हैं इसको, है ना। तो पहले बता दिया ये लिगैंड है, आप लोग क्लियर कर लीजिए, है ना। तो कोई परमाणु आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को, केंद्रीय धातु आयन कौन है, इस तरफ जा रहता है वो होता है केंद्रीय धातु आयन। तो कोई परमाणु आयन या अणु, ठीक है, जो केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है ना, अब कितना देता है, कैसे देता है, यहाँ पर इसके आधार पर समझेंगे हम लोग, ठीक है, आगे। तो इलेक्ट्रॉन युग्म एक
कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देकर, है ना, उपसहसंयोजन बंध का निर्माण करता है। ये देखिए, उपसहसंयोजन बंध का क्या करता है, निर्माण करता है, लिगैंड कहलाता है। ठीक है, लिगैंड में एक से अधिक दाता परमाणु हो सकते हैं। जैसे कि अब लिगैंड है, इसमें जो CN है, ठीक है, इसमें कितने दाता परमाणु हैं, जैसे कि साइनेट है, ठीक है, इसके आधार पर हम लोग बात करते हैं जो इसमें कितने जगह, मतलब ये समझना इस बात को, लिगैंड में एक से अधिक दाता परमाणु हो सकते हैं। अभी बहुत सारे लिगैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिगैंड के अंतर्गत आने वाले जो जो लिगैंड है उसमें ना एक से अधिक भी क्या हो सकते हैं, दाता परमाणु हो सकते हैं, यही बताया जा रहा है आपको। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये जो CN है ना, इसमें एक दाता परमाणु है अपना, है ना। यहाँ पर द्विदंतुर, त्रिदंतुर, ये सब लिगैंड के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो क्लियर कर लीजिए कि लिगैंड में एक से अधिक दाता परमाणु हो सकते हैं, अतः दाता परमाणु के आधार पर लिगैंड को निम्न भागों में बांटा गया है। मतलब दाता परमाणु, एक दाता परमाणु हो गया तो एक दंतुर कहलाएगा, दो दाता परमाणु हो गया तो द्विदंतुर कहलाएगा। तो इस तरह से लिगैंड को बांटा गया। चलिए देखते हैं फिर, है ना। चलिए, तो ये लिगैंड के प्रकार में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला आता है एक दंती या एक दंतुर लिगैंड, है ना। इसी के आधार पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने दाता परमाणु होते हैं किस लिगैंड में करके, है ना। तो जब लिगैंड में केवल एक दाता परमाणु उपस्थित हो, है ना, जब लिगैंड में कितने, एक ही दाता परमाणु उपस्थित हो, अर्थात ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को, केंद्रीय धातु आयन आप लोग बताया था मैंने, ठीक है, जैसे कि ये जो आयरन और ये CN लिख रहा हूँ मैं बीच में, तो ये जो आयरन है वो क्या है, केंद्रीय धातु आयन है। ठीक है, तो ये केंद्रीय धातु आयन परमाणु या आयन को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना, युग्म याद रखिएगा, प्रदान करते हैं, तो इसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। अब जैसे कि हमारे पास NH3 CN, ये ना, और इस चीज़ तो आपको याद रखना कि कौन सा माइनस आयन है, कौन सा प्लस आयन वाले हैं, कौन सा उदासीन वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो CN लिगेंड है ना, जो साइनाइड के जो लिगेंड है, ओके, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कार्बन है, कौन है, कार्बन, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन देता है, अर्थात इस CN में कितने, केवल एक ही क्या है, दाता परमाणु है। ठीक है, अतः ये क्या है, एक दंतुर है। जैसे कि H2O है, उसमें भी एक दंतुर है, NH3 में भी एक दंतुर, मतलब नाइट्रोजन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। ओके, चलिए, तो ये एक दंतुर क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग चलते हैं बहुदंतुर में। किसमें चलते हैं, बहुदंतुर में। तो एक्चुअली मैं बताया हूँ कि बहुदंतुर में आएंगे तो द्विदंतुर से शुरू होता है वो, है ना। चलिए, बहुदंतुर, एक से अधिक दाता परमाणु होने पर इसे बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं, द्विदंतुर में चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो द्विदंतुर क्या है, वे लिगेंड, ठीक है, ध्यान सुनिएगा कि द्विदंतुर क्या है, वे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं। कितने दाता परमाणु होते हैं, दो दाता परमाणु होते हैं, तथा केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु से दो स्थानों पर जुड़ते हैं। ठीक है, द्विदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। दो स्थानों से जुड़ेगा ना, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि आयरन हो गया, केंद्रीय धातु आयन, इसमें से पहले वाला कितने जगह से जुड़ता है, एक जगह से जुड़ता है। ठीक है, और ये वाला कितने जगह से जुड़ेगा, दो जगह से जुड़ेगा। ठीक है ना, दो जगह से जुड़ेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विदंतुर। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ऑक्सलेट आयन है, ठीक है, ये जो ऑक्सलेट आयन है उसमें जो दो ऑक्सीजन है, ये और ये दोनों जगह से जुड़ेगा। कौन किससे जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ेगा किससे, केंद्रीय धातु आयन से। कहाँ जुड़ेगा वो, केंद्रीय धातु आयन से, दो जगह से जुड़ेगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वो, है ना, एक जगह से एक जगह से फिर एक। तो ये क्या हो गया, ये द्विदंतुर है अपने पास, क्या है, द्विदंतुर है। इसी तरह एथिलीन डाई एमीन है, इसमें भी दो क्या है, दाता परमाणु है। इसमें भी ऑक्सीजन दो है ना, यहाँ पर दो दाता परमाणु है। वही तरह इसमें भी है अपने पास, नाइट्रोजन है ना, कार्बन है। मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि दो दाता परमाणु होंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका द्विदंतुर लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, बात हम लोग चलते हैं त्रिदंतुर लिगेंड में। त्रिदंतुर लिगेंड, वे लिगेंड जिसमें तीन दाता परमाणु होते हैं, वे लिगेंड जिसमें तीन दाता परमाणु होते हैं तथा जो केंद्रीय धातु आयन से तीन स्थानों पर जुड़ते हैं।
त्रिदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। तो हमारे पास है डाई एथिलीन टेट्राएमीन। डाई एथिलीन टेट्राएमीन में यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है वहाँ पर क्या है, दाता परमाणु है। जैसे कि नाइट्रोजन है, उसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो वो कौन है, आपके दाता परमाणु है, ठीक है। तो वे लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु होते हैं तथा केंद्रीय धातु आयन से 3 स्थानों पर जुड़ते हैं त्रिदंतु लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका जो उदाहरण है उसको डाई एथिलीन टेट्राएमीन। उसके बाद हम लोग चलते हैं चतुर्दंतुर। चतुर्दंतुर लिगेंड वे लिगेंड जिनमें चार दाता परमाणु होते हैं, ठीक है, चतुर्दंतुर कहलाते हैं तथा इनमें केंद्रीय धातु आयन से 4 स्थानों, यहाँ लिख देना, यहाँ केंद्रीय धातु आयन से 4 स्थानों पर जुड़ने की प्रवृत्ति है इसमें। हाँ, ठीक है ना, इसमें केंद्रीय धातु आयन से 4 स्थानों पर जुड़ने की प्रवृत्ति होती है, चतुर्दंतुर लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन देखिए यहाँ पर एक जगह ये हो गया, इसको क्लियर कर देते हैं। 4 जगह से किससे जुड़ेगा, केंद्रीय धातु आयन से जुड़ेगा। एक जगह यहाँ से, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो जहाँ पर 4 क्या हो, दाता परमाणु हो, यहाँ पर नाइट्रोजन 4 है ना, ठीक है, वो दाता परमाणु है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ नाइट्रिलोटाइट एस्टेट, नाइट्रिलोटाइट ट्राई एस्टेट। इसमें क्या है, अपने पास है एक यहाँ पर नाइट्रोजन दाता परमाणु है, तो यहाँ पर तो और नाइट्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर भाई ये ऑक्सीजन, ये भी दाता परमाणु है। ऐसा नहीं कि हमेशा नाइट्रोजन ही दाता परमाणु हो, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन दाता परमाणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन दाता परमाणु है, मतलब अपने को 4 दाता परमाणु चाहिए, मतलब वो क्या कहलाएगा, चतुर्दंतुर कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंचदंतुर वे लिगेंड जिसमें 5 दाता परमाणु होते हैं तथा वह केंद्रीय धातु आयन से 5 स्थानों पर जुड़ते हैं, पंचदंतुर लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। हमारे पास है एथिलीन डाईएमीन ट्राई एस्टेट आयन, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 जगह से ये क्या करता है, किसी केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है ये जो लिगेंड है, इसीलिए इसका नाम है पंचदंतुर लिगेंड, ठीक है। और एक बार में एक युग्म देता है, आप जानते हो, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। आगे आता है षटदंतुर, एकदम सिंपल है। वे लिगेंड जिसमें 6 दाता परमाणु होते हैं तथा जो केंद्रीय धातु आयन से 6 स्थानों पर जुड़ते हैं, षटदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास देखिए, एक यहाँ पर है, यहाँ एक दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6वां है, षटदंतुर कहलाएंगे, ठीक है। इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एस्टेट आयन, ठीक है, EDTA के नाम से प्रसिद्ध है ये, है ना। चलिए, षटदंतुर। आगे हम चलते हैं क्लेटी लिगेंड में चलते हैं, है ना। जब कोई बहुदंतुर लिगेंड अपने दाता परमाणुओं के द्वारा केंद्रीय धातु आयन के साथ संयोग कर चक्रीय संरचना वाला संकुल यौगिक बनाता है। कौन सा वाला बनाता है, चक्रीय संरचना वाला, ठीक है, चक्रीय संरचना वाला बनाता है, तो इस यौगिक को किलेट कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जब कोई लिगेंड है वो अपने किसके साथ जुड़कर, दाता परमाणु के द्वारा, अपने दाता का परमाणु किसके साथ जुड़कर, केंद्रीय धातु आयन, तो हमारे पास केंद्रीय धातु आयन में आ जाए निकिल है, ठीक है। केंद्रीय धातु आयन के संयोग कर चक्रीय संरचना वाला संकुल यौगिक, चक्रीय संरचना मतलब चारों ओर से जुड़ा हुआ है ना निकिल का, ठीक है, जुड़ा हुआ है, चारों ओर निकिल का जुड़ा हुआ है, केंद्रीय संरचना वाले संकुल बनाता है, तो इसको किलेटी लिगेंड कहते हैं, इस यौगिक को किलेट लिगेंड कहते हैं। तो ये अपने पास डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम है, ये डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम है, ये आपका किलेटी लिगेंड है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो निकिल है उसके साथ क्रिया करता है और देखिए ये चारों ओर से क्या होता है, एक चक्रीय संरचना बनाता है, तो ये बनता है निकिल डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, ये गुलाबी रंग का प्राप्त होता है। इस तरह से ये लिगेंड क्लियर हो गया आपका। चलिए, तो अगला लिगेंड है उभयधर्मी लिगेंड, है ना, एबिडेंटेंट लिगेंड। ये ऐसा लिगेंड जिसमें क्या होता है कि हम लोग देखें कि एक दंतुर लिगेंड में, ठीक है, एक दाता परमाणु होता है, ठीक है। द्विदंतुर लिगेंड में 2 दाता परमाणु होता है, और दोनों दाता परमाणु है ना, वो
केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है, दोनों दाता परमाणु, ठीक है। और त्रिदंतुर में आपका, ठीक है, क्या होता है कि तीनों दाता परमाणु में जुड़ता है, किससे? केंद्रीय धातु आयन से, है ना। अब बात करते हैं कि एक ऐसा लिगेंड जिसमें दो तो दाता परमाणु होते जरूर हैं लेकिन जुड़ते केवल एक है। देखिए, उभयधर्मी लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु, ऐसा लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु हो परंतु इनमें से केवल एक ही धातु आयन से जुड़ता है या जुड़ा होता है, इसे उभयधर्मी लिगेंड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सीएन में आप लोग देखते हैं कि हमारे पास सी कार्बन वो भी एक दाता परमाणु है, एन वो भी दाता परमाणु है, लेकिन यहाँ पर केवल कार्बन देता है, ठीक है ना। यही इस तरह से देखिए, हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये नाइट्रेटो है, ठीक है अपने पास। अब ये नाइट्रेटो में क्या करता है कि एक ऑक्सीजन और ये दो ऑक्सीजन, ठीक है ना, और हमारे पास एक ऑक्सीजन है, तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन दाता परमाणु हो सकते हैं ना, ठीक है। अब हो सकते हैं तो दोनों को जुड़ना चाहिए, लेकिन केवल एक ही परमाणु द्वारा, दाता परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है ना। इसमें थायोसाइनम देखिए, यहाँ पर SCN यहाँ पर है थायोसाइनम में। अब SCN में ये जो सल्फर है वो भी दाता परमाणु है और कार्बन है वो भी दाता परमाणु है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि केवल सल्फर बस ही क्या करता है, जुड़ता है। यहाँ देखो NCS में भी दो दाता परमाणु हैं लेकिन केवल नाइट्रोजन बस ही जुड़ता है, ठीक है ना। मतलब ये है ऐसा दाता परमाणु जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं। जैसे इसमें दो नहीं, इसमें तीन है, एक नाइट्रोजन वाले में तीन है। कैसे तीन है? ऑक्सीजन तो भी दे सकता है ना, एक दो तीन, ये तीन है ना, तो ऐसे अधिक है। इसमें देखो तो ACN भी दे सकता है, C भी दे सकता है, S भी दे सकता है, तीन है इसमें भी तीनों जने दे सकता है। लेकिन देता कितना है, मतलब कितने जने जुड़ता है? एक जने जुड़ा है, ठीक है, एक ही जुड़ा है। इसमें N जुड़ा हुआ है, इसमें S जुड़ा हुआ है, इसमें O जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये है आपका उभयधर्मी लिगेंड। आगे चलते हैं हम लोग सेतु लिगेंड में। सेतु लिगेंड वे लिगेंड है जो एक से अधिक धातु आयनों को साथ साथ बांधे रखता है। मतलब एक ही लिगेंड है, मान जाइए एक लिगेंड है NH2, ये हम लोग जानते हैं कि एक लिगेंड है, एक ही केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा रहता है, लेकिन ये ऐसा लिगेंड है जो कि दो केंद्रीय धातु आयन को जोड़े रखता है, ठीक है। तो दो केंद्रीय धातु आयन को कैसे जोड़ता है देखते हैं आगे, कि सेतु लिगेंड वे लिगेंड है जो एक से अधिक धातु आयनों को, केंद्रीय धातु आयन है ना वो, ठीक है, को साथ साथ बांधे रखता है। हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड है, ये NH2 है आदि एक दंतुर व सेतु लिगेंड दोनों का कार्य करती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर है NH2, ये NH2 इस तरफ के Cr को और इस तरफ के Cr को बांधे हुए रखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब सेतु का कार्य करता है। उसी तरह ये OH देखिए, ये भी, ठीक है, दोनों Cr को, क्रोमियम को, है ना, दोनों क्रोमियम को बांध कर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेतु लिगेंड है। आगे आता है सम्मित एवं असम्मित लिगेंड। ऐसे बहुदंत्र लिगेंड जिनमें सभी उपसहसंयोजी समूह समान होते हैं। उपसहसंयोजन का पूरा समूह है वो समान होता है, सम्मित लिगेंड कहते हैं। जैसे एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। ऐसे लिगेंड जिसमें उपसहसंयोजी समूह भिन्न होते हैं असम्मित लिगेंड कहलाते हैं। एथिलीन डाइएमीन को देख लीजिए और आप एथिलीन यहाँ पर EDTA, एथिलीन डाइएमीन मतलब ये देखिए बता रहा हूँ, इसको आपको क्लियर हो जाएगा। CH2 NH2 CH2 NH2 और ये कार्बन इधर से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे बहुदंतु लिगेंड जिसमें सभी उपसहसंयोजी समूह समान होते हैं सममित लिगेंड कहते हैं। जैसे कि एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग दो भागों में अगर बांटते हैं, ठीक है, तो एक कार्बन इधर मिलता है, एक हाइड्रोजन इधर मिलता है, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन, मतलब चार हाइड्रोजन उस तरफ, चार हाइड्रोजन इस तरफ, ठीक है, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, मतलब जिस तरफ बराबर मात्रा में रहे मतलब वो सम्मित है, ठीक है, उसको मिलेंगे एथिलीन डाइएमीन, है ना। इसको दो भागों में बांटेंगे तो जी किसी भी तरह से बांट लो आप, है ना, वो बराबर भागों में बटेगा।
सममित का मतलब एक तरीका और बताता हूँ आपको कि ये एक पत्ती है, पत्ती को हम अगर 20 से काटते तो जो बराबर भागों में बांट गया मतलब सममित। जैसे कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन है, ठीक है। कितने, रुक गया फिर से बताता हूँ मैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। इसको मैं इसे 20 से काटता हूँ तो 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, मतलब ये सममित है, ठीक है। अब बात करते हैं मान लो जाए 3 कार्बन की। एक एक कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर। अब इसको मैं 20 से काटता हूँ, यहाँ से काटता हूँ, ठीक है। कहाँ से काटता हूँ? यहाँ से, ठीक है। तो इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, मतलब ये सममित नहीं है भाई, यही समझना है अपने को, ठीक है। कि वास्तव में इसमें ये किस तरह से ये असममित होते हैं, ठीक है। ऐसे लिगेंड जिसमें उप सहसंयोजी समूह भिन्न होते हैं असममित लिगेंड कहते हैं। ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है, ये असममित वाले होते हैं। 2 भागों में बटेगा लेकिन फिक्स नहीं बटेगा। चलिए, तो लिगेंड पूरा हो गया। अब हम चलते हैं उपसहसंयोजी संख्या या उपसहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। एक दंतुर लिगेंड को, है ना, एक दंतुर लिगेंड की मूल संख्या, बहुदंतुर लिगेंड में एक दंतुर लिगेंड के तुल्य संख्या। अब इसका मतलब मैं समझाऊंगा आपको। एक दंतुर लिगेंड की मूल संख्या जो कि केंद्रीय धातु आयन से, यहाँ पर मैं बताया था FeCN6, ये एक दंतुर लिगेंड की मुख्य संख्या, है ना, ये एक दंतुर है माना जाए, ठीक है। तो इसकी जो मुख्य संख्या कितना है? 6 है, ओके। मूल संख्या जो कि केंद्रीय धातु आयन से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ी होती है। धातु परमाणु या आयन की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। जो धातु परमाणु मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, उसका क्या कहलाता है? उपसंयोजन संख्या कहलाती है। मतलब ये जो CN है एक दंतुर है और वहाँ 6 जगह से जुड़ा हुआ है। किससे? आयरन से जुड़ा हुआ है। मतलब इसका जो उपसंयोजन संख्या है, जो आयरन का उपसहसंयोजन संख्या कितना है भाई? 6 है। कितना है? 6 है, ठीक है। यदि हम लोग बात करते हैं Fe और यहाँ पर होगा द्विदंतुर, ठीक है ना, द्विदंतुर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग यहाँ पर एक दंतुर है तो 6 बार जुड़ता है ना, ठीक है। अब द्विदंतुर है तो यहाँ पर हम लोग 3 करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर द्विदंतुर है, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका जो उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो इसको समझना है आपने को, ठीक है। उपसहसंयोजन संख्या, ओके। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि सिल्वर AgCN2 में जो सिल्वर है, सिल्वर उसकी उपसर्जन संख्या कितनी है? तो देखो CN है, एक दंतुर है और यहाँ पर 2 लगा है, मतलब इसकी जो उपसर्जन संख्या कितनी है? 2 है। अब यहाँ पर देखें CuNH3 ये A2+ कर देते हैं, तो इसकी उपसर्जन संख्या कितनी है कॉपर की? 4 है। अब ये नहीं होता कि यहाँ पर ये लिखा है ये एक दंतुर होगा तभी ये 4 है, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात? अगर हम लोग इसको देख कर नहीं कह सकते कि 4 है करके, इसको देख कर नहीं कह सकते कि 2 है करके, है ना। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 3 है। कितना है? 3। अब 3 लिखा है तो मैं क्या बोलूँगा? इसका उपसर्जन संख्या 3 है बोलूँगा? नहीं, यहाँ पर द्विदंतुर है ना, द्विदंतुर लगा हुआ है मतलब 6 है इसका, ठीक है। यहाँ पर 6 है तो समझ आ जाता है। तो इस तरह से आपको क्लियर कर लेना है कि उपसर्जन संख्या किस तरह से हो सकती है करके, ठीक है। अब आता है आपका उपसहसंयोजन क्षेत्र। क्या आता है? उपसहसंयोजन क्षेत्र, है ना। तो मान लो जाए हमारे पास ये कॉपर है, ठीक है, और NH3 4 ऐसा केंद्रीय धातु आयन, ये केंद्रीय धातु आयन है और उससे जुड़े हुए लिगेंडों को, ये जो लिगेंड है, लिगेंडों को एक कोष्टक के अंदर व्यक्त किया जाता है। इसे उपसहसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा उपसहसंयोजन क्षेत्र, ठीक है ना। और कोष्टक के बाहर वाले भाग, यहाँ पर लिख देना, और कोष्टक के बाहर वाले भाग आयनीकरण क्षेत्र कहलाता है, ये इधर का, ठीक है। यहाँ पर रहेगा क्लोरीन रहेगा या तो SO4 रहेगा, कोई भी रहेगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? आपका आयनीकरण क्षेत्र, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।